को हम लोग हमारे प्री डिफाइंड कंडीशन के बेस पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है अमेजॉन S3, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, अभी अभी जो भी डेटा आईओटी एप्लीकेशन जो जनरेट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, और ऑडियो फाइल्स हो सकती है, इमेजेस फाइल्स, डेटा फाइल्स हो सकती है, लॉग फाइल हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा जो है आईओटी सेंसर्स जनरेट करते हैं, और सारा की सारा डेटा हमको क्लाउड पे स्टोर करना पड़ता है, और फिर उस क्लाउड पे स्टोर डेटा से हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको डेटा स्टोर भी करना है और रिट्राइव भी करना है, तो हमको लार्ज अमाउंट का मतलब कि लार्ज वॉल्यूम का डेटाबेस लगता है, सॉरी स्टोरेज कैपेसिटी हमको लगता है, तो उस केस में हम लोग S3 यूज कर सकते हैं। और इसका एक फैसिलिटी क्या है कि सपोज कि आपने जैसे जैसे आप डेटा इसमें स्टोर करते जाएंगे उसका कैपेसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। अब इसका आप कैसे समझे कि सपोज एक आपने आपका हार्ड डिस्क है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 4 TB। ठीक है, तो हमने प्री डिफाइन कर दिया कि 4 TB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। आप इसमें बोले 1 TB डेटा स्टोर करेंगे तो बाकी का रिमेनिंग आपका वैकेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, S3 में क्या होता है कि आप जैसे जैसे डेटा को जैसे जैसे वहां पे डेटा स्टोर करते जाएंगे उसकी कैपेसिटी एक्सपांड होते जाती है ऑटोमेटिकली। सपोज कि मेरा अभी डेटा 1 TB का है, और मैं और वहां पे कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 TB का डेटा मेरा S3 में है और मैं कुछ वहां पे डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, सपोज कि 50 GB का मैंने डेटा और स्टोर करने का, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 1.5 या 1.05 TB ऑटोमेटिक वो साइज को इंक्रीज कर देता है। मतलब डायनेमिकली ये स्केल करते रहता है कंटिन्यूसली इसके स्टोरेज कैपेसिटी को, जैसे जैसे आप डेटा वहाँ पे स्टोर करते जाएंगे और जितना डेटा आप वहाँ पे कंज्यूम करेंगे, जितना स्टोरेज वहाँ पे आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको इसके लिए पे करना है। ठीक है, तो ऑफर रिलायबल, स्केलेबल, फास्ट, फुल्ली रिडंडेंट एंड अफोर्डेबल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पहले से कुछ प्रोविजन करके जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 4 TB अगर वहाँ पे प्रोविजन कर लेते हैं लेकिन आप उतना यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको 4 TB स्टोरेज के लिए पे करना पड़ता है दूसरे वॉल्यूम में। ठीक है, लेकिन इस तरीका क्या है, जितना डेटा आप वहाँ पे स्टोर करेंगे उतना ही वो साइज ऑक्यूपाइड करेगा, और जैसे जैसे आप डेटा इंक्रीज या डिक्रीज करते जाते हैं तो साइज उसका रिड्यूस और एक्सपांड होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। सर एज रो डेटा, ठीक है, रॉ डेटा मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंसस होंगे एवरी 5 मिनट के इंटरवल में डेटा, मतलब 5 मिनट के इंटरवल में वेदर कंडीशन को सेंस करेंगे और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए रॉ डेटा आता है, फिर हम उसमें से डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग S3 को एज ए रो डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। सर एज ए रो डेटा स्टोर फॉर IoT सिस्टम फॉर स्टोरिंग raw data such as sensor data, log data, image, audio and video files। अब होता है अमेजॉन RDS जो कि रिलेशनल डेटाबेस सर्वर है। हमको ऐसा कोई डेटा है जो कि रिलेशनल टाइप का डेटा है। रिलेशनल डेटा मतलब कि जैसे कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, जिसमें कि हमको इसके जो रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, हम कॉलम इंक्रीज होते जैसे जैसे डे हमारा मतलब कि जैसे कि सपोज मैंने एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे सपोज सीरियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सरनेम है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे जेंडर है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से जब भी मैं स्टोर करूंगा इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल टाइप का डेटा। ठीक है, तो और इसमें इंडिविजुअल जो रो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स, एक एक पर्सन के यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर। ठीक है, तो ये टेबुलर के फॉर्म में स्टोर होती है, और ये जो फील्ड होगी ये प्री डिफाइंड होगी। ये ऐसा डायनेमिकली स्केल नहीं हो सकती कि आप अगर मोबाइल नंबर के साथ सपोज आप उसका ऑक्यूपेशन डालना चाहते, या कि उसका सैलरी कितना है या एड्रेस कितना है, जो भी एक्सवाइजेड चीज एक्सपांड करना चाहते हैं, वो रिलेशनल डेटाबेस में ऑटोमेटिक एक्सपांड नहीं होती। हमको पहले टेबल के सभी कॉलम्स डिफाइन करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक नंबर होता है जो कि प्राइमरी की तरह वर्क करता है, जैसे सीरियल नंबर होगा, ये इट इज यूनिक फॉर एवरी रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस टाइप का जो डेटाबेस होता है इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो अगर हमको रिलेशनल डेटाबेस सर्विस लग रही है हमारे IoT एप्लीकेशन के लिए, तो हम लोग RDS सर्वर यूज कर सकते हैं जो कि क्लाउड पे अवेलेबल होता है अमेजॉन पे। ठीक है, इट इज अ वेब सर्विस दैट अलाउ टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ MySQL, Oracle और MS SQL सर्वर इन द क्लाउड। ठीक है, अब ये सब रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज है जो कि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस टाइप का सर्विस डेटाबेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपर कैन इजीली सेटअप, ऑपरेट एंड स्केल रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड, है ना। सर्व एज ए स्केलेबल डेटा स्टोर फॉर
IoT। अब इसके लिए मीन्स व्हाट कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर पाएंगे 4 5 6 अप टू 1000 और अप टू इन्फिनिटी, जितना आप डेटा यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकली स्केल होगा, हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि हमने सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, एज, जेंडर और मोबाइल नंबर ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा। अगर आपको और कोई कॉलम चाहिए तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस का मैटर है। लेकिन हम लोग अगर नॉन रिलेशनल टाइप देखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर टाइप का डेटाबेस। अगर हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स और रो के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टली स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, एज, जेंडर, मोबाइल एड्रेस भी लिख सकते हैं आप, ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं नॉन एसक्यूएल टाइप का डेटा, ठीक है। तो वो होता है अमेजॉन डायनेमो डीबी का, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसके अंदर यूज किया, ठीक है। तो with RDS, IoT system developer can store any amount of data in scalable relational database। फिर ये डायनेमो डीबी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि हम फील्ड डिफाइन करते हैं पहले और उसी के हिसाब से डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। इट इज रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन ये नो स्क्यूएल टाइप का डेटा, मतलब कि यहाँ पे आपका कोई भी रिलेशनल टाइप का डेटाबेस नहीं, ठीक है। आप इसमें ऑब्जेक्ट के लेवल पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टेबुलर फॉर्म में रहता है, यहाँ पे हम लोग इमेज हुआ या फिर वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, इसमें स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमो डीबी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लेवल का डेटाबेस स्टोर करना है, ठीक है। जैसे कि हमको इमेज स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, ठीक है। और इमेज में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, वीडियो में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। इस टाइप का डेटा बेस अगर आपको यूज करना है तो हमको डायनेमो डीबी कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। इट इज फुल्ली मैनेज, स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंस, नो स्केल डेटाबेस सर्विस, serve as a scalable data store for IoT system. With DynamoDB, IoT system developer can store any amount of data and serve any level of request for the डेटा, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेटाबेस सर्विस है डायनेमो डीबी, है ना। और जैसे जैसे आपका डेटा ग्रो होते जाएगा वैसे वैसे डेटाबेस सर्विस क्या होती है, ग्रो होते रहती है, डिपेंड ऑन योर IoT एप्लीकेशन। फिर आता है अमेजॉन काइनेसिस। फुल इट इज फुल्ली मैनेज कमर्शियल सर्विस दैट अलाउ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज कि आपका शॉप है या होम है, हमने डिफरेंट डिफरेंट सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं हमारे लोकेशन पे, ठीक है, शॉप या फिर होम। अब ये सारे के सारे इसको क्या है कि एक सिस्टम से कनेक्टेड कर रखा, जो कि लोकल सिस्टम होगा आपके शॉप या फिर होम में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो यहाँ पे गैदर हो रहा है या वीडियो कलेक्ट हो रहा है, उसको मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाउड पे स्टोर करूँ और वहां से मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी लोकेशन पे हूँ मैं लाइव स्ट्रीमिंग को चेक कर सकूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारे के सारे स्ट्रीमिंग डेटा को स्टोर कर देते हैं क्लाउड पे, और क्लाउड से फिर अगर मैं चाहता हूँ तो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी लोकेशन की, है ना, जो मेरे को एक्सेस है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन का एक्सेस है वहां की लाइव स्ट्रीम में चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब डेटा आपका लाइव आपके क्लाउड पे आएगा, ये हमारा क्लाउड है, और क्लाउड से जब मोबाइल एप्लीकेशन या फिर किसी सिस्टम में डेस्कटॉप पे जाता है, तो इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमको अमेजॉन काइनेसिस का यूज करना पड़ता है। इट इज अ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है। It scales automatically to handle the high volume streaming data coming from the large number of सोर्सेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि RTO हमारा होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स पे सीसीटीवी कैमरास लगे, नासिक में भी लगे, ठीक है। और वो सीसीटीवी कैमरास क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर करते जाते हैं। वो सेंट्रलाइज सर्वर इक्विप्ड होता है विद क्लाउड टेक्नोलॉजी के, और वहां पे पूरा पूरा डेटा वहां पे आता है। और अगर उसमें हम लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया, तो जो भी अनवांटेड सिचुएशन वहां पे ऑकर हुई, तो इमीडिएटली हमको नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो हमको कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं होती। तो इस टाइप की सर्विसेज अगर हमको यूज करनी है तो अमेजॉन काइनेसिस का यूज करना पड़ता है। The streaming data collected by Kinesis can be processed by application running on Amazon EC2 instances। अभी ये जो है काइनेसिस, अभी इसमें लार्ज स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, हाई वॉल्यूम स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अमेजॉन EC2 सर्वर यूज करना पड़ता है। जैसे जैसे डेटा गैदर होते जाएगा वो प्रोसेसिंग करेगा, और जो भी एप्लीकेशन डिमांड करेगी उस पर्टिकुलर डेटा को, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें को अमेजॉन EC2 इंस्टेंस का यूज करना पड़ता है। Kinesis is well suited for IoT system that generate massive scale data and have strict real-time requirement for processing of data।
अब स्ट्रिक्ट रियल टाइम मीन्स व्हाट, कि जिस टाइम पे वो मॉनिटर कर रहा है, रियल मॉनिटरिंग मतलब कि अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी हो रहा है ये सीसीटीवी कैमरा उसको मॉनिटर कर रहा है, तो इमीडिएट सेम टाइम पे वो डेटा तो मोबाइल एप्लीकेशन पे या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे डिलीवर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है जब हमको रियल टाइम प्रोसेसिंग करना है डेटा का, तो हमको अमेजॉन काइनेसिस सर्विस का यूज करना पड़ता है। अब आता है उसमें अमेजॉन सिंपल क्यूइंग सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को मैसेज सेंड करते हैं, तो मैसेज क्यू में स्टोर किया जाता है पहले, क्योंकि वन बाय वन वो मैसेज प्रोसेस होता है। तो उस टाइप की प्रोसेस के लिए हमको अमेजॉन सिंपल क्यूइंग सर्विस यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, अभी अमेजॉन एसक्यूएस इज अ वेब सर्विस that give you access to a message queue that can be used to store the message while waiting for a computer to process them, ठीक है। अभी अगर आप लोगों ने एसपीओएस सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखे होंगे, यस और नो? हेलो। यस सर। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आती है, और वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पता है आप लोगों को, यस और नो? शेड्यूलिंग सर एल्गोरिदम ओएस पता में अभी है? स्टार्ट, हाँ, ओएस अभी स्टार्ट हुआ है सर, मतलब बताए स्टार्टिंग का सर। ठीक है, देखो मैं एक शॉर्ट बताता हूँ। ये हमारा प्रोसेसर होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर का काम क्या है कि जितनी भी इसमें सर्विसेज मतलब कि जितनी भी प्रोसेस आएगी उसको एग्जीक्यूट करना। अब प्रोसेस क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आप सिस्टम में ऑन करते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस बनता है, और ये प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हम लोग हमारे सिस्टम को बोलते हैं इट इज मल्टीटास्किंग, लेकिन प्रोसेसर हमारा क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करता है। मतलब कि सपोज की सिस्टम में एक प्रोसेस आई 10 प्रोसेस है ना, और हर एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है सपोज की 10 सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड या 10 सेकेंड, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड। और ये 10 प्रोसेसेस इंटर हुई है सिस्टम के अंदर, और वो हर एक प्रोसेस कितने 10 टाइम इंटरवल के लिए एग्जीक्यूट होगी, 10 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो टोटल इस प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा इस 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए? 100 सेकेंड। क्वेश्चन 120 सेकेंड ना, सॉरी 100 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड लगेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब सपोज कि अगर ये जो प्रोसेसर है फर्स्ट प्रोसेस को लेगा 10 सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा, है ना, फिर सेकंड प्रोसेस को लेगा 10 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, फिर 3 को लेगा, फोर्थ नंबर की प्रोसेस, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9, है ना, और उस तरीके से 10 हो। अब सपोज कि ये सभी जो प्रोसेस है सेम टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के पास आई है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये सारी की सारी प्रोसेस एक पर्टिकुलर क्यू में स्टोर होती है इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4 के हिसाब से 1 2 3 4 मतलब जो भी प्रोसेस का नंबर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा प्रोसेसर, फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा 10 सेकंड के लिए, और एग्जीक्यूट करने के बाद वहां से उसको क्यू से हटा देगा, फिर सेकंड वाली प्रोसेस जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड जाएगी, फिर लाइकवाइज इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट प्रोसेस जैसी इंटर हुई वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन सेकंड नंबर की जो प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूट होने के लिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं? नो सर। अब देखो, अभी अलग तरीके से मैं समझाता हूँ। आप एक टिकट काउंटर में गए हो, ठीक है, 10 फ्रेंड्स है आपके, है ना, और सबको इंडिविजुअली टिकट लेनी है। आपने क्या किया, आप सेम टाइम पे गए, लेकिन आप जो टिकट काउंटर पे जो पर्सन होगा वो 10 टिकट एट ए टाइम तो कट नहीं कर सकता ना, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल टिकट लेना है, तो आप क्या करेंगे, एक क्यू में हो जाएंगे ना, यस और नो, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। फिर वो टिकट काउंटर जो यहाँ पे है, आप जो फर्स्ट आपका फ्रेंड है वो टिकट काउंटर पे रहेगा, उसका टिकट कट होगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक इस तरीके से होगा, है ना। और सपोज कि ये आप इमेजिन करो कि इस टिकट काउंटर पे एक टिकट को प्रोसेस करने के लिए, मतलब पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए उसको 10 सेकेंड लगता है। तो ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से, है ना, ये सारे फ्रेंड्स हैं। अब मुझे बोलो कि इनको कितना वेट करना पड़ेगा फिर?
अभी आप जैसे फर्स्ट फ्रेंड गया टिकट काउंटर पे, है ना, अब वो 10 सेकंड तक उसका प्रोसेस पूरा चलने वाला है जब तक वो टिकट बने के लिए। अब सेकंड जो फ्रेंड है आपका, उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा उसका नंबर आने के लिए? 20 सेकंड। 10 सेकंड ना। फिर मतलब ये सेकंड पर्सन है, उसको 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। थर्ड वाले को कितना वेट करना पड़ेगा? 20। 20। फोर्थ वाले को 30। अभी समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ मैं? यस। ठीक है। अब ये जो वेटिंग करना पड़ रहा है ना, इसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम। इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें बोलते हैं वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है। और जो 10 सेकंड तक के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। और जितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए प्रोसेस आपकी क्यू में रहेगी, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि सपोज से 10 नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना, मतलब इस प्रोसेस के पास, प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है टोटल? 90 सेकंड तो उसका वेटिंग टाइम हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि इसके पहले 9 प्रोसेस है ना, और ये 10 नंबर की प्रोसेस को खुद को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला? 10 सेकंड। ठीक है। तो इसकी इस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा? 100 सेकंड हो जाएगा। यस और नो? यस। नाइन्थ नंबर की प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा? 90 सेकंड हो जाएगा ना। तो ये जो प्रोसेस होती है सब एक एक करके क्यू में आती है। ठीक है। तो ये क्यू में प्रोसेस जब आती है तो इसको मेंटेन करने के लिए अमेजोन क्या करता है? सिंपल क्यूइंग सर्विस की फैसिलिटी देता है। ठीक है। अब सपोज कि हमारा सिस्टम, तो हम बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है? उसके लिए प्रोसेसर हमारा राउंड रोबिन एल्गोरिथम यूज करता है। राउंड रोबिन एल्गोरिथम में क्या होता है? एक टाइम स्लाइस डिफाइन करना पड़ता है। सपोज कि मैंने सपोज एक टाइम स्लाइस डिफाइन किया है 2 सेकंड का। ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका प्रोसेसर? 2 सेकंड का टाइम स्लाइस में डिफाइन किया, तो फर्स्ट प्रोसेस लेगा, 2 सेकंड तक इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको फिर से क्यू में डाल देगा। सेकंड प्रोसेस लेगा, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करा, तो इससे क्या होगा? हर एक प्रोसेस को 2 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा। जब तक 10 नंबर की प्रोसेस तक नहीं आएगा तब तक फिर से उसके बाद फिर क्या करेगा? फर्स्ट पे जाएगा, फिर उसको 2 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वन बाय वन करके, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक एग्जीक्यूट करता है और इस तरीके से मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमको क्या लगता है कि हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमारे सारी प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन बिहाइंड द कर्टन आपका प्रोसेसर क्या करता है? एक टाइम इंटरवल के लिए ही उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। समझ में आया क्या आपको? उतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्यू कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उसके लिए हमारा अमेजोन आपको क्या प्रोवाइड करता है? सिंपल क्यूइंग सर्विस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रोसेसर का एग्जांपल दिया, तो अब इसमें हमारा क्या होगा? एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगी। ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन के साथ बाकी दूसरी भी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकती है ना। तो जैसे जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो क्या होती है? सारी की सारी रिक्वेस्ट एक क्यू में स्टोर की जाती है। ठीक है। और उस क्यू को मेंटेन करने के लिए हम लोग अमेजोन सिंपल क्यू सर्विस यूज करते हैं। ठीक है। तो समझ में आया क्या क्यू का कंसेप्ट क्या होता है? यस और नो? Yes, sir. यस। ठीक है। तो अमेजॉन सिंपल क्यू सर्विस इज अ वेब सर्विस दैट गिव यू एक्सेस टू मैनेज क्यू दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर मैसेजेस, है ना। अब मैंने वहां पे प्रोसेस बताई थी, यहाँ पे मैसेज हो सकता है। ठीक है। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से, व्हाइल वेटिंग फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस देम। ठीक है। सेम एग्जांपल, अमेजॉन सिंपल क्यू सर्विस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू that can that enable web service application to quickly and reliably queue messages that one component in the application generate to be consumed by another component, where a queue is temporary repository for message that are waiting that are awaiting processing। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग सर्विस है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब क्या है? कि अभी हम लोग क्लाउड सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लाउड सिस्टम में क्या हो सकता है? एक जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे आपका सभी की सभी प्रोसेस का कंप्यूटेशन होने वाला है। ठीक है। कंप्यूटेशन होने वाला है। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट आईओटी एप्लीकेशन है वो क्या करेगी? अपना अपना डेटा जनरेट करेगी और इस कंप्यूटर सर्विसेज के पास देने वाली। अब ये यहाँ पे क्या होगा? अब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है कि उसमें जितनी एप्लीकेशन आती है उतनी ही प्रोसेसेस जनरेट होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये आईओटी सेंसर अलग है आपका, ये आईओटी सेंसर अलग है, ये सेंसर अलग है, ये सेंसर अलग है, वो एक सिस्टम में नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलग अलग लोकेशन से रिक्वेस्ट आती है, तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी इस कंप्यूटर के पास जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? एग्जैक्टली क्यू मेंटेन किया जाता है इस तरीके से। जैसे जैसे रिक्वेस्ट उसके पास आती है वो सभी क्यू में स्टोर कर दी जाती है और फिर वन बाय वन एक एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो ये चीजें मेंटेन करने के लिए हम लोग
सिंपल क्यूइंग सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या होता है, एक टेम्पररी रिपोजिटरी, मतलब कि जब तक प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है, जब तक हमारा मैसेज एग्जीक्यूट नहीं होता, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्पररी रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, और फिर जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वहां से उसको रिमूव कर देते हैं। With the help of SQS, you can send, store, receive message between the software component at any volume without losing your message। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिंपल क्यूइंग सर्विस क्या होता है। ये सर, हेलो, समझ में आया Yes. सभी को? ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अमेजॉन EMR। ठीक है, दैट इज अमेजॉन इलास्टिक मैप रिड्यूस। अब ये क्या है, आपको सभी को पता होगा बिग डेटा क्या होता है, ये सुनो, पता है क्या? बिग डेटा मालूम है क्या? ये सुनो, जल्दी बताओ नहीं तो मैं बताऊं। जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? ठीक है, हाँ, बिग डेटा क्या होता है, किसी को पता है? नहीं तो मैं बताऊं, जल्दी बोलो। यस और नो बोल सकते हो ना आप लोग? नहीं? सर बता दो। बस इतने पूछना मैं। ठीक है, गलती हो गई मेरी, आप लोगों से पूछ लिया मैंने, बताना चाहिए सब चीजें। ओके, बिग डेटा क्या है कि वो साइज में बिग नहीं होता है, वॉल्यूम में बिग होगा। ठीक है, मतलब कि स्मॉल 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 डेटा लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था कि हम लोग डेली व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो एवरीडे हम लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अब सपोज कि अगर हम लोग कंसीडर करें कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, हर दिन एक पर्सन जो है 1 MB डेटा जनरेट करता है। ठीक है, 1 पर्सन 1 MB डेटा जनरेट करता है। अगर मैं आपकी क्लास की क्वांटिटी सपोज 60 कंसीडर करूं, तो 60 MB डेटा जो है एक क्लास जनरेट करेगी, और ऐसे हमारे 20 क्लासेस है पूरे कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो 60 × 20 अगर मैं करूँ तो 1200 MB डेटा मेरा जनरेट होगा, यस और नो, डेली। यस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.2 GB डेटा में सिर्फ मेरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट है उतना ही जनरेट हो रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग इस 1 MB डेटा को नासिक की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नियर अबाउट नासिक की पॉपुलेशन अगर सपोज मैं 20 लाख कंसिडर करूँ तो 20 लाख MB हो जाएगा। और अगर इसको इंडिया की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करूँ तो आप सो इमेजिन कर सकते हो कितने नंबर ऑफ TB का डेटा होगा। ठीक है, तो ये सारा ही सारा डेटा क्या होता है, क्लाउड पे स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो डेटा जनरेट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। अभी समझ में आएगा सबको? Yes. अभी यस जो सर। बिग डेटा है ना, अभी एक नॉर्मल पर्सन इतना लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट होगा तो उसको एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक है, कि इसमें से क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, हम इसको इतना एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ती है कि जो कि इस डेटा को स्टोर कर सके और एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ओपन सोर्स सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हडूप। ठीक है, और उस हडूप मतलब क्या है कि एक फ्रेमवर्क है जो कि बिग डेटा को स्टोर करता है, और उसके अंदर मैप रिड्यूस एक टेक्निक है जो कि उस बिग डेटा को एनालाइज करके वहां से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हडूप एक तरीके से फ्री सोर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन अमेजॉन में प्रोड्यूस मतलब कि वही सेम टेक्निक अगर आपका जो डेटा है
अगर आपका डेटा आपके क्लाउड पे स्टोर किया जा रहा है, अब आप अमेजॉन वेब सर्विसेज को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मैप प्रोड्यूस की जो टेक्निक होती है बिग डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग अमेजॉन ईएमआर जो है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है, अमेजॉन ईएमआर इज अ वेब सर्विस दैट यूटिलाइज Hadoop framework running on Amazon EC2 एंड Amazon S3। अब S3 स्टोरेज सर्विस है जो कि लार्ज अमाउंट में जो भी डेटा जनरेट होगा वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा S3 के अंदर, और EC2 हमारा कंप्यूट का सर्विस है, मतलब कि प्रोसेसिंग करता है, डेटा को एनालाइज करता है, ठीक है, तो वो EC2 सर्वर का वहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो EMR आर अलाउड प्रोसेसिंग ऑफ मेसिव स्केल डेटा हैंस suitable for IoT applications that generate large volume of data that need to be analyzed, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग जॉब आर फॉर्मुलेटेड विद द मेप रिड्यूस पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमारा क्या कर रहा है, ईएमआर आपका जो भी सेंसर्स डेली डेटा जनरेट कर रहे हैं, है ना, तो लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट करेगा। जैसे मैंने बोला कि एवरी 5 सेकंड के अंदर सेंसर एक डेटा सेंस करता है, या 5 मिनट के अंदर करता है, जो भी आप टाइम इंटरवल देते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कितने सारे वेदर सेंसर लगे होंगे और वो डेटा वहां से कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब डेटा एक लार्ज क्वांटिटी में आता है, और वो हम उसको क्लाउड पे स्टोर करते हैं, और उस पर फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट मशीन एल्गोरिथम या फिर डिफरेंट एनालिसिस एल्गोरिथम अप्लाई करके वहां से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग अगर वो डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, मैप रिड्यूस पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि जैसे ही डेटा वहां पे आया उस पर इमीडिएट एनालिसिस करके वहां से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप की सर्विसेज के लिए हमको अमेजॉन ईएमआर सर्विस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्काई नेट आईओटी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरीके से ग्लोबल सर्विस है, ओपन सोर्स टाइप का सिस्टम है, ओपन सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। एक क्लाउड टाइप की सर्विसेज, ठीक है, कि एक क्लाउड सिस्टम है और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। हम क्या करेंगे, हमारे जो भी क्लाउड के डिवाइस, मतलब कि जो भी आईओटी के डिवाइसेस होंगे, हमको सिर्फ स्काईनेट के साथ क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है। जैसे कि हम लोग एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं और सर्च करते हैं कि कौन सा वाईफाई एक्सेस पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब हॉटस्पॉट अवेलेबल है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, वाईफाई का, मोबाइल का, वो इमीडिएट हमको बताता है कि जितने नंबर ऑफ वाईफाई एक्सेस पॉइंट या वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल है। फिर हम किसी एक को सिलेक्ट करके उसका आईडी पासवर्ड डालते हैं और हमारे इसमें इंटरनेट कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली राउटर क्या, जो आपका हॉटस्पॉट है वो क्या करता है, आपके डिवाइस को उसके नेटवर्क में रजिस्टर करता है, तभी आपको इंटरनेट एक्सेस परमिशन देता है। यस और नो, ऐसे होता है, यस सर। ठीक है। तो अभी ये एक छोटा सा होगा कि आपका हॉटस्पॉट में आप मतलब 10 या 15 जो भी उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आपने रजिस्टर किया, और फिर आप एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते हो या फिर इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया आईओटी जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, कि हमने एक स्काईनेट टाइप का सिस्टम बनाया क्लाउड सर्विसेज का। और हमको क्या करना है, सिर्फ स्काईनेट सर्विस को हमको यूज करना है, और हमारा जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको हमको उसके साथ क्या करना है, रजिस्टर कर देना। अब जैसे क्या है, अभी आप देखते होंगे अमेजॉन अलेक्सा होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ऐसे डिवाइसेस है, जो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। और जैसे हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, तो हम क्या करते हैं, अमेजॉन को बोलते हैं कि प्ले दिस सॉन्ग। अब वो सॉन्ग जो है वो अलेक्सा के पास है क्या, उस पर्टिकुलर डिवाइस में स्टोर है क्या? नो सर। वो क्या करता है, वो स्काईनेट, मतलब कि वो एक स्काईनेट के साथ रजिस्टर, अब रजिस्टर कैसे होता है, जैसे हमने उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली स्काईनेट के साथ रजिस्टर हो जाता है। और फिर अलेक्सा जो है, आपने उसको जो भी टास्क दिया कि प्ले दिस सॉन्ग, तो वो क्या करेगा, क्लाउड पे, है ना, पूरे इंटरनेट के अंदर वो सर्च करेगा कि ये सॉन्ग कहाँ पे, और सर्च करके फिर आपके लिए वो सॉन्ग को प्ले कर देता है, ठीक है। अगर आपने उसको टीवी के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो आपने बोला प्ले दिस वीडियो, तो इमीडिएट वो क्या करेगा, वो वीडियो को सर्च करेगा और उसको टीवी पे प्ले कर देता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी होता है, ऑटोमेटिक आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है और वो टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रेडीमेड डिवाइस यूज करते हैं, और उस डिवाइस को हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हो। जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, वो स्काईनेट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, और इस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, हमें जो इट इज ओपन सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, स्काईनेट एपीआई सपोर्ट बोथ HTTP रेस्ट एंड रियल टाइम वेब सॉकेट। अब ये क्या है,
एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम लगता है, एक इंटरफेस लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई। तो वो एचटीटीपी रेस्ट को भी सपोर्ट करता है और वेब सॉकेट को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अब रेस्ट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर, मतलब कि इसने रिक्वेस्ट किया, ये रिस्पॉन्स करेगा, वो रेस्ट टाइप का कम्युनिकेशन होता है। और वेब सॉकेट क्या होता है, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल में बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमको, मतलब कि एक बार में उसी चैनल पे डेटा क्या होगा, पहले सेंड किया जाता है और उसके बाद डेटा रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में, बोथ वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेब सॉकेट एपीआई का। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। Skynet is connected to cloud database and the IoT devices through communication protocol. This platform has the ability to register network devices to store, update and exchange the information। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि अलेक्सा डायरेक्टली नेट से कनेक्ट होके स्काइनेट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ठीक है। A device can be anything including the sensor, smart home device, क्लाउड स्टोरेज और ड्रोन्स, कुछ भी हो सकते हैं डिवाइसेस, ठीक है। फिर each device has an universal unique ID and secret token, ठीक है। अब सीक्रेट टोकन क्या, कि ये जो डिवाइस आप लेते हो उसके साथ उसके बैक साइड पे या फिर उसमें आपको एक यूआईडी होता है और उसका एक सीक्रेट टोकन, मतलब कि जब आप टोकन डालोगे तभी ऑथेंटिकेट होगा कि ये डिवाइस ऑथेंटिकेट है और वो उसको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक हॉटस्पॉट है, अगर वहां पे हमने आईडी और पासवर्ड सेट कर रखा है, जब तक आप आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका मोबाइल जो उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होता है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. नहीं होता ना। तो उसी तरीके से हर एक डिवाइस का एक सीक्रेट टोकन होगा, वो टोकन के बेस पे ही वो सिस्टम से कनेक्ट होगा ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसका यूनिवर्सल यूनिक आईडी, अब यूनिवर्सल यूनिक आईडी मतलब क्या है, कि हर एक डिवाइस जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, उसको यूनिवर्सल आईडी होगा, मतलब कि सेम आईडी के दो कोई भी डिवाइस नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि आप अलेक्सा मार्केट से परचेस करते हो तो हर एक अलेक्सा डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट आईडी होता है, कभी भी आईडी सेम नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो यूनिवर्सल नहीं होंगे, मतलब कि यूनिक नहीं होंगे यूनिवर्सली, तब तक हम लोग क्या है कि एक तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर यूनिक नहीं रहेंगे आईडी तो क्या हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो उस केस के लिए क्या करते हैं हम लोग, हर एक डिवाइस के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिक आईडी होता है, ठीक है। फिर डिवाइस और क्लाइंट एप्लीकेशन कैन सब्सक्राइब टू अदर डिवाइसेस एंड रिसीव एंड सेंड द मैसेज, ठीक है। अब सब्सक्राइब मतलब क्या, जैसे आपने बोला कि अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो क्या करेगा, दूसरे डिवाइस को पास जाता है, यूट्यूब के पास जाएगा या फिर जहाँ पे जो पर्टिकुलर सॉन्ग स्टोर होगा वहां से वो मैसेज को रिक्वेस्ट करता है कि ये उसके पास ये डेटा चाहिए, और फिर आप डेटा को रिसीव करते हो और यहाँ पे उसको सॉन्ग को पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइस और क्लाइंट application can subscribe to other device also and send or receive the messages, ठीक है। Upon connecting your node or devices to Skynet, you can query and update devices on the internet and send machine to machine message in RPC style, मतलब remote procedure call, ठीक है। अब remote procedure call का मतलब क्या होता है, कि ये जितना भी, जैसे कि आपने अलेक्सा को बोला अलेक्सा प्ले दिस वीडियो, वो वीडियो अलेक्सा के पास नहीं है ना, वो वीडियो कहाँ पे है, यूट्यूब के अंदर है, ठीक है। और वो सेम यूट्यूब का जो वीडियो है उसको टीवी पे प्ले करना है, तो अलेक्सा क्या करता है, उसके लोकेशन से यूट्यूब के सर्वर पे कमांड को एग्जीक्यूट करता है कि ये पर्टिकुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्लाइंट की लोकेशन से सर्वर पे कोई प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब इसको हम नाम रिमोट प्रोसीजर क्यों दिया है, क्योंकि आपके जैसे आप घर पे टीवी यूज कर रहे हैं तो आपके हाथ में रिमोट होता है, तो आप रिमोट पे जैसे कोई बटन प्रेस करेंगे उसके हिसाब से आपके टीवी पे एक्शन होता है, लेकिन एक्शन कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली टीवी पे हो रहा है, लेकिन रिमोट आपके पास है, आप एक क्लाइंट है और टीवी आपका क्या है, एक तरीके से सर्वर है। आप क्लाइंट से कुछ भी टास्क मतलब कि रिक्वेस्ट करेंगे, इमीडिएट वो काम कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली सर्वर पे होता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल। यस और नो, समझ में आया सभी को? हेलो, Yes, sir. तो इसके लिए स्काईनेट मैसेजिंग सर्विस यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आई थिंक सबको समझ में आया होगा स्काईनेट आईओटी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्या है, एक तरीके से ग्लोबल क्लाउड सर्विस है जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है। हमको सिर्फ इसको डायरेक्टली यूज करना है, हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस जो होते हैं, रेडीमेड डिवाइसेस, उसको डायरेक्टली इसके साथ हम लोग रजिस्टर करके यूज कर सकते हैं।
ठीक है। फिर आरपीसी सॉरी, ठीक है, जो मैं आपको रिमोट प्रोसीजर कॉल बताया। तो अभी इसमें क्या किया, इसको गूगल ने एक यूनिवर्सल रिमोट प्रोसीजर कॉल मेथड बनाया, ठीक है, जिसको इसलिए इसको बोलते हैं जीआरपीसी, ठीक है। तो मॉडर्न ओपन सोर्स रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी फ्रेमवर्क दैट कैन रन एनीवेयर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता था, अगर हम खुद हमारे सिस्टम को डिजाइन कर रहे तो हमको आरपीसी मेथड हमको खुद को डिफाइन करनी पड़ती थी क्लाइंट और सर्वर में, ठीक है। लेकिन गूगल ने क्या किया, गूगल ने एक यूनिवर्सल मेथड बनाया जिसको आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं, इट इज ओपन सोर्स, ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्टली उसको यूज करना है। तो इनिशियली डेवलप्ड बाय गूगल, है ना, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो पहले उसको गूगल ने बनाया था, लेकिन ये फिर जो कम्युनिटी है उसको डोनेट कर दिया गया, और फिर ये इट इज द पार्ट ऑफ नाउ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ठीक है। रिमोट प्रोसीजर कॉल आर समथिंग दैट वी यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों, जैसे कि सपोज ये यूट्यूब है, आपके मोबाइल से आप उसको यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, दूसरा कोई पर्सन और यूट्यूब को यूज कर रहा है, तीसरा कोई पर्सन और यूट्यूब को यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं कि हम यूट्यूब को यहाँ पे एक्सेस करते हैं और यहाँ पे किसी भी वीडियो पे टैप करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्वर आपका यूट्यूब का, यहाँ पे वो वीडियो स्टोर किया गया, लेकिन वो वीडियो एग्जीक्यूट होता है और आपके मोबाइल पे व्यू होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप उसको यूट्यूब पे एक्सेस करके कोई भी वीडियो प्ले करवा सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल आर समथिंग दैट वी कैन यूज इट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब ये एक सर्वर होता है और हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस हो गया, क्या एक तरीके से क्लाइंट होता है, ठीक है। Client application can directly call method on server application as if it was a local object, मीन्स क्या है, अब यहाँ पे देखो, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है उनके ना। अब देखो ये जो है मशीन, ये एक क्लाइंट मशीन है जो कि रूबी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है ना, यहाँ पे लिखा है रूबी क्लाइंट। और दूसरा एक क्लाइंट मशीन है जो कि जावा में डिजाइन किया है, जो एंड्रॉइड जावा क्लाइंट है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये एक सर्वर है जो कि सी प्लस प्लस की सर्विसेज है, दोनों के प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, ये सी प्लस प्लस है, ये रूबी क्लाइंट है, ये एंड्रॉइड क्लाइंट है, लेकिन सर्वर जो है जहाँ पे सर्विसेज रन हो रही है वो कौन सा है, सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबल टाइप का, मतलब कि गूगल ने क्या किया, ओपन सोर्स से जीपीआर आरपीसी मेथड बनाया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के बेस पे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रूबी में डिजाइन किया गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है और किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। अब दोनों के प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम इसको कंसीडर करें कि सपोज ये फ्रेंच लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फ्रेंच जानता है और ये इंग्लिश जानता है तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गूगल ने, ओपन सोर्स रिमोट प्रोसीजर कॉल बनाया, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ से कोई इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेंगे और सर्वर के पास जाएगी, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन ये अब इस पर्टिकुलर रिमोट प्रोसीजर कॉल का काम है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट किए और कैसे स्टेब्लिश करें, ठीक है। तो वो इंटरनली सारे के सारे प्रोसेसिंग करता है और दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। फिर सर्वर रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंगली, फिर ये पर्टिकुलर क्लाइंट सपोज ये चाहता है कि इससे कॉल करें, फिर ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। अब Yes. रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से हम सर्वर में कोई टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं रिमोटली, हमारे हम सर्वर के पास हम नहीं, हम क्लाइंट मशीन से सर्वर पे कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है, होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोबली एक सर्विस बनी है जिसको हमको रेडीमेड यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम ये सर्विस यूज नहीं करेंगे तो हमको वो आरपीसी कॉल हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, अब ये क्या है, एक तरीके से सोप इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल इंटेंडेड फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट मतलब कि नेटवर्क में हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। आप नेटवर्क कैसा हो गया, अब मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट।
अगर सिर्फ हम एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहे तो सेंट्रलाइज होता है, एक ही सिस्टम पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोबाइल आपका पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, एक मोबाइल डिफरेंट सेंसर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। तो सोप यूजेस एक्सएमएल टेक्नोलॉजी, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो होता है, क्योंकि ये सब वेब सर्विसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। तो सोप यूजेस एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज टू डिफाइन एन एक्सटेंसिबल मैसेजिंग फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड a message to construct that can be exchanged over the variety of underlying protocol, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सपोज ये मोबाइल है और दूसरा ये मोबाइल है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल के क्या करता है, ये एक वेब सर्विसेज यूज हो रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक वेब सर्विसेज यूज हो रही है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बेस पे कैसे मैसेज का स्ट्रक्चर होगा जिसके बेस पे ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सोप का यूज करते हैं। तो सोप डिफाइन अ वे टू मूव एक्सएमएल मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। It does this by providing XML-based messaging framework that is extensible, usable over the variety of underlying network protocol and independent of the programming model. Means what? कि यहाँ पे आपका एक मोबाइल है जो कि एंड्रॉइड मोबाइल है, यहाँ पे आपका एक मोबाइल है जो कि विंडोज बेस्ड या फिर आईओएस बेस्ड है, दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वेब सर्विसेज के बेस पे दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल होने के बावजूद, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये आपका सोप सेंडर है और ये आपका सोप रिसीवर है, जहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल है जो कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये मैसेज क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेजिंग होता है, मतलब एक इनवलप में डेटा सेंड किया जाता है टेक्निकली। तो कैसे होता है, यहाँ पे इसको कुछ स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, द इनवलप इज अ मैंडेटरी एलिमेंट एंड यूज टू डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मैसेज, ठीक है। जैसे कि हम लोग पैकेट सेंड करते हैं ना इंटरनेट के अंदर, आप लोगों ने देखा आईपीवी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एक पैकेट होता है, या फिर IPv6 का एक पैकेट होता है, उसके अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स होती है उसकी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कि सोप सेंडर और रिसीवर है, तो ये जब डेटा को सेंड करेगा तो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा सेंड होगा, ये सोप प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक वेब एप्लीकेशन दूसरे वेब एप्लीकेशन के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी, वो हम लोग सोप के थ्रू डिफाइन करते हैं। और ये एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, ये सपोज सी पे रन हो रही है तो ये हो सकता है एंड्रॉइड पे रन हो रही हो, ठीक है, डिपेंड। तो इनवलप क्या है, इट इज अ मैंडेटरी एलिमेंट दैट यूज टू डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मैसेज। header is an optional element that and it contain any attributes of the message sorry। अब सो इसके अंदर कोई बॉडी क्या होते हैं, द बॉडी इज अ मैंडेटरी एलिमेंट एंड इट कंटेन द एक्सएमएल डेटा कंप्राइजिंग द मैसेज बीइंग सेंड। अब ये बॉडी के अंदर एग्जैक्टली सेंडर को रिसीवर को क्या मैसेज सेंड करना है, ठीक है, वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एक्सएमएल फॉर्म में हम लोग उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है। द फॉल्ट क्या है, the fault is an optional element and it is used to display the information about the error that occur while processing the message। ये फील्ड हमारी ऑप्शनल है, लेकिन इनवलप एंड बॉडी ये कंपल्सरी फील्ड होती है जब भी सेंडर और रिसीवर को सेंड करना है। तो फॉल्ट का काम क्या है, जब भी सेंडर कोई मैसेज को सेंड करना चाहता है, अगर उस पर्टिकुलर लाइन में डिस्टर्बन है या फिर कुछ प्रॉब्लम ऑकर होती है, तो ये क्या करता है, इमीडिएटली फॉल्ट ट्रेस करता है और उसको हमको फिर से रिसेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सोप एग्जैक्टली क्या है कि दो वेब एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं लाइट वेट प्रोटोकॉल, सोप, है ना। और वो डिफाइन करता है कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन दूसरे वेब एप्लीकेशन के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद कैसे एक दूसरे के साथ मतलब कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसमें सोप। तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट एंड होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज है। तो क्या इसका आंसर क्या हो सकता है फर्स्ट का, हेलो, D. हाँ, ऑल से
D. All is the correct answer. Second. Huh? C, A and B. Center computation, software, data access and storage. ठीक है. Third. A. A is the correct answer. हाँ? कौन सा है? ए बी सी डी में कौन सा आंसर है करेक्ट? हेलो, जल्दी बोलो. डी ऑल. ठीक है. A. A is the correct answer. B. Python. C. C is the correct answer. Publish, subscribe and RPC दोनों मेथड यूज की जाती है हमारे वेब में. हाँ? Which one? A is the correct answer. हेलो. की एलिमेंट ऑफ एनएफवी आर्किटेक्चर. कौन कौन से कंपोनेंट है, एलिमेंट है जो कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में यूज किए जाते हैं? हाँ? डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. A. ए. ठीक है. अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जो कि AWS का आपने जो अभी कोर्स कंप्लीट किया है. ठीक है. तो हमको AICTE के साथ और EDU के साथ आपका सर्टिफिकेट शेयर करना है. ठीक है. सर्टिफिकेट. तो वो लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इंटर्नशिप नंबर पूछता है. तो जब आपने AWS इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर किया था तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर आया था. तो वो आप जैसे ही डालेंगे आपका इन्फॉर्मेशन पेज ओपन होगा. वहां पे आपको अपने क्लाउड फाउंडेशन का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है. ठीक है.